हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनिश पटेल। और आज का हमारा टॉपिक है प्राइमरी और सेकेंडरी वुंड हीलिंग। देखो, प्राइमरी वुंड कैसी होती है, क्लियर कट होती है और इसमें लॉस ऑफ सरफेस एरिया बिल्कुल नहीं होता है। तो सबसे पहले देखो, डे 0 जिस दिन आपको वुंड होगी ना, उसी दिन सबसे पहले ब्लड क्लॉट स्टार्ट हो जाएगा। ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद इन्फ्लामेशन की वजह से न्यूट्रोफिल का इनफिल भी देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट डे को मतलब डे 1 को। फिर डे 3 को तीन चीज़ें देखने को मिलेगी। एक तो मैक्रोफेज मतलब M2 का इनफिल देखने को मिलेगा, और ये M2 है ना, ये सारे के सारे ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज कराएगा, जैसे कि TGF बीटा, फिर प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर और फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। ये सारे ग्रोथ फैक्टर रिलीज करवाएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, डे 3 को ही ग्रेन्युलेशन टिश्यू हमें दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ग्रेन्युलेशन टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट भी होगा और वेसल्स भी होंगे, और ये फाइब्रोब्लास्ट है, ये कोलेजन सिक्रेट करेंगे, जिनकी वजह से डे 3 को ही हमें कोलेजन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये तीन चीज़ें डे 3 को होगी। फिर डे 5 को क्या होगा, जो चीज़ें डे 3 में हुई ना, वो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाएगी। जैसे कि M2 मैक्रोफेज की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, फिर वेसल्स की भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से ओवरऑल ग्रेन्युलेशन टिश्यू इंक्रीज़ हो जाएगा और कोलेजन भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। और ये कोलेजन है ना, ये गैप जो प्रेजेंट है ना यहाँ पर, उसको ब्रिज करना ऐसे स्टार्ट कर देगा। पर ये कोलेजन है ना, ये टाइप 1 कोलेजन नहीं है, टाइप 3 कोलेजन है। टाइप 3 ज़्यादा है कंपेयर टू टाइप 1 के। और ये चारों जो चीज़ें हुई ना डे 5 को, ये सब मिलके थिक एपिथेलियाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। थिक एपिथेलाइजेशन ऑफ वुंड कॉज करेगी ये चारों चीज़ें। फिर देखो, उसके बाद 2 हफ्तों तक कोलेजन डिपोजिशन इंक्रीज होता रहेगा। और ये कोलेजन डिपोजिशन मैक्सिमम कब होगा, डे 14 को कोलेजन डिपोजिशन मैक्सिमम मतलब एकदम मैक्सिमम रीच कर जाएगा। उसके बाद देखो, ये देखो एक बार समझ लो जल्दी जल्दी। सबसे पहले जिस दिन आपको चोट लगी उसी दिन ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होगा। फिर डे 1 को न्यूट्रोफिल इनफिल होगा। डे 3 को तीन चीज़ें देखने को मिलेगी। M2 मैक्रोफेज का इनफिल देखने को मिलेगा, जो बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करवाएगा। फिर ग्रेन्युलेशन टिश्यू देखने को मिलेगा डे 3 को ही, जिसकी वजह से कोलेजन भी डे 3 को ही हमें देखने को मिल जाएगा। फिर जो चीज़ें डे 3 को हुई वो डे 5 में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होगी। मतलब M2 मैक्रोफेज की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, वेसल्स बहुत ज़्यादा फॉर्म होने लगेंगे, और जो कोलेजन है वो गैप जो भी प्रेजेंट होगा वुंड में, उसको फिल करने लगेगा। और कोलेजन ये टाइप 3 है, टाइप 1 से ज़्यादा टाइप 3 प्रेजेंट है। और ये सारे जो चेंजेस डे 5 को होंगे वो थिक एपिथेलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। फिर 2 वीक्स तक कोलेजन का डिपोजिशन इंक्रीज होता रहेगा, और मैक्सिमम कोलेजन डे 14 को हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद देखो, 1 महीने के बाद रीमोडिफिकेशन ऑफ कोलेजन करना पड़ेगा। मतलब वो होगा ही अपने आप। इसके लिए 2 स्टेप लगेंगे। सबसे पहले कोलेजन 3 है, उसको कोलेजन 1 के साथ रिप्लेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक एंजाइम है, मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज, MMP शॉर्ट में बोलते हैं। टाइप 2 और टाइप 9 रिस्पॉन्सिबल होती है, जिनमें कोलाजिनेज और जेलेटिनेज होता है, जो टाइप 3 को टाइप 1 में कन्वर्ट कर देगी। और इसके को फैक्टर याद रखना इंपॉर्टेंट है। देखो, इसके नाम में ही है मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज। मेटालो मतलब ये इसका को फैक्टर मेटल है, और 2 मेटल्स है, एक है कॉपर और जिंक। ये दोनों इस एंजाइम के लिए एज अ को फैक्टर एक्ट करेंगे और इसे एक्टिवेट करेंगे। फिर देखो, ये स्टेप हो गया 1। फिर स्टेप 2 में क्या होगा, क्रॉस लिंकिंग होगी कोलेजन 1 की। किसके थ्रू, हाइड्रोलिजेशन होगा, हाइड्रोक्सिलेशन होगा लाइसिन और प्रोलीन अमीनो एसिड का, और इसमें को फैक्टर की तरह विटामिन C एक्ट करेगा। इसलिए आपने सुना होगा विटामिन C बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। जब भी आपको कोई बहुत ही गहरी वुंड हुआ हो ना, तब विटामिन C आपको ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए। देखो इसमें कैसे होगा, ये कोलेजन का टाइप 1 है, ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, तो इनके बीच में ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, देखो ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा और ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, कोलेजन 3 में ऐसा नहीं होता है, पर कोलेजन 1 में ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हमें। और ये दोनों स्टेप है ना, ये इंक्रीजेस वुंड स्ट्रेंथ। ये दोनों स्टेप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वुंड की स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए। तो देखो,
एक बार शॉर्ट में रिमॉडिफिकेशन ऑफ कोलेजन डिस्कस कर लेते हैं। एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है कोलेजन 3 को कोलेजन 1 में कन्वर्ट करने के लिए, वो है MMP2 और 9। उसके लिए कोफैक्टर है कॉपर और जिंक। फिर क्रॉस लिंकिंग करनी पड़ेगी क्योंकि कोलेजन 1 का स्ट्रक्चर ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर है और वो किसके थ्रू होगा, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ लाइसिन एंड प्रोलिन, और इसमें जो कोफैक्टर है वो है विटामिन सी। अब देखो ये प्राइमरी इंटेंशन तो इतना ही जानना था आपको प्राइमरी इंटेंशन में। अब वुंड की स्ट्रेंथ कितनी होगी, अगर प्राइमरी वुंड है और आपने इसको एज अ सूचर लगा दिया, ठीक है, ऐसे सूचरिंग करनी, तो वुंड की स्ट्रेंथ हो जाएगी 70%। फिर देखो सूचर को रिमूव तो करोगे और सूचर रिमूव करने के 1 हफ्ते के बाद वुंड की स्ट्रेंथ होगी सिर्फ 10%। फिर 1 महीने बाद वुंड की स्ट्रेंथ होगी 20 to 30%। फिर एंड ऑफ 3 मंथ मतलब 3 महीने के बाद सूचर रिमूव कर दिया आपने आज, उसके 3 महीने बाद वुंड की स्ट्रेंथ होगी 70 to 80%। और ये है मैक्सिमम वुंड की स्ट्रेंथ, इतनी ही हो सकती है, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी। तो ये आपको MCQ में पूछ सकते हैं कि वो ऐसे एक केस दे देंगे कि सूचर कर दिया था, वुंड ऐसे इंजरी हुई थी, एक्सीडेंट हुआ था, फिर सूचर कर दिया था, अप्रॉक्सीमेटली आफ्टर 3 मंथ्स व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वुंड स्ट्रेंथ, ऐसे करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। तो आप ध्यान रखना 70 to 80% आंसर आएगा, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट प्राइमरी इंटेंशन। अब आगे हम सेकेंडरी इंटेंशन डिस्कस कर। देखो सेकेंडरी इंटेंशन में क्या होगा कि सेकेंडरी इंटेंशन में ये इतना ज़्यादा गैप होगा, मतलब सरफेस एरिया का लॉस होगा। तो अभी यहाँ पर सबसे पहले M2 मैक्रोफेज है ना, उसका इनफिल देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फाइब्रोब्लास्ट का इनफिल देखने को मिलेगा जो कि कोलेजन सिक्रेट करेंगे, और वेसल्स भी बहुत ही ज़्यादा प्रोलिफरेट करेंगे ताकि ग्लैंड्यूलर टिश्यू का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल सके। पर यहाँ पर एक कैच है, ये फाइब्रोब्लास्ट है ना, वो मॉडिफाई होकर मायोफाइब्रोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। मायोफाइब्रोब्लास्ट में देखो मायो है ना, उसका मतलब है ये कॉन्ट्रैक्ट भी करेगा और साथ साथ में कोलेजन भी रिलीज करेगा, ये इसका खास फंक्शन है। क्योंकि देखो यहाँ पर जो हीलिंग होगी ना, उसमें मायोफाइब्रोब्लास्ट की ज़रूरत इसीलिए कि ये 2 पॉइंट है ना थोड़े दूर दूर है, कॉन्ट्रैक्ट करके इन दोनों पॉइंट को नज़दीक लाने की कोशिश करेगा ताकि सेकेंडरी इंटेंशन है उसमें हीलिंग बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो सके। वैसे सेकेंडरी इंटेंशन में आप जानो ना तो आपको डे वाइज याद रखना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर ये बात जानना ज़रूरी है कि हीलिंग हो भी पाएगी या नहीं, क्योंकि उसमें चांसेस बहुत ही कम होते हैं। मायोफाइब्रोब्लास्ट अगर बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करके इन दोनों पॉइंट को नज़दीक ले आया ना तो हीलिंग बहुत ही ज़्यादा स्पीड अप हो जाएगी, ठीक है। और देखो मायोफाइब्रोब्लास्ट कहीं भी आपने प्राइमरी इंटेंशन में नहीं पढ़ा है, तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि मायोफाइब्रोब्लास्ट है ये हॉलमार्क ऑफ सेकेंडरी हीलिंग है, हॉलमार्क ऑफ सेकेंडरी हीलिंग, ठीक है। देखो ये मेन मैकेनिज्म था सेकेंडरी इंटेंशन का। अब देखो ये प्राइमरी हीलिंग से किस लिए डिफरेंट है, क्योंकि इसमें जैसे प्राइमरी इंटेंशन में M2 मैक्रोफेज था, ग्लैंड्यूलर टिश्यू था, वेसल्स थी, फाइब्रोब्लास्ट था और कोलेजन था, पर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट में, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, क्योंकि यहाँ पर लॉस ऑफ सरफेस एरिया हुआ है, वो पूरा का पूरा मैक्रोफेज से वेसल से पूरा का पूरा फिल होना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे प्रोसेस हो सकती है। पर यहाँ पर 2 चीज़ें हैं जो प्राइमरी इंटेंशन से अलग है। फाइब्रोब्लास्ट है मतलब मोस्ट प्रोबेबली मायोफाइब्रोब्लास्ट है, वो कॉन्ट्रैक्चर्स करेंगे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और दोनों पॉइंट से ये इन दोनों को नज़दीक लाने की ट्राई करेंगे जिससे हीलिंग और ज़्यादा स्पीडअप हो सके। और कोलेजन का डिपोजिशन है ये स्कार फॉर्मेशन करेगा। ये दोनों चीज़ें प्राइमरी हीलिंग में नहीं थी, ये सेकेंडरी इंटेंशन में ही, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, सेकेंडरी इंटेंशन में आपको डे वाइज चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि हीलिंग होगी भी या नहीं। अगर देखो कोई बहुत ही खतरनाक रोड साइड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, तो उसमें पूरी की पूरी स्किन है यहाँ की वो रिमूव हो गई, तो अब वो स्किन का फ्लैप ऐसे बाहर निकल गया है, पर अगर पॉसिबल है तो उसको सूचर करके वहाँ पर फिट कर सकते हो, क्योंकि अगर उसको आपने फिट कर दिया ना तो सेकेंडरी इंटेंशन है वो प्राइमरी इंटेंशन में कन्वर्ट हो जाएगी, और प्राइमरी इंटेंशन के ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू सेकेंडरी इंटेंशन। और सेकेंडरी इंटेंशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये तो अभी आपको मैंने मैकेनिज्म पढ़ाया ना, तो आपको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें बहुत ही जल्दी हो जाएगी,
पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सेकेंडरी इंटेंशन बहुत ही ज़्यादा लंबी प्रोसेस है, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो कोई भी डॉक्टर हो ना, तो वो ट्राई यही करता है कि सेकेंडरी इंटेंशन को प्राइमरी इंटेंशन में कन्वर्ट कर दे, जिसकी वजह से क्या बोलते हैं, हीलिंग बहुत ही ज़्यादा स्पीड अप होता है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट प्राइमरी इंटेंशन और सेकेंडरी इंटेंशन। देखो, ये तो बेसिक मैकेनिज्म हुआ कि हीलिंग कैसे होती है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और डिटेल में पढ़ाऊंगा कि अगर ये हीलिंग में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो गई, मतलब वुंड हीलिंग इम्पेयर्ड है, तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हीलिंग की प्रोसेस मैकेनिज़म्स आराम से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरे लेक्चर्स यूज़फुल लगते हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।